रिमोट सर्जरी ने दुनिया भर में इलाज को आसान, तेज और महफूज बना दिया है। जिन्ना अस्पताल कराची उन जदीद तरीन अस्पतालों की सिर्फ में शामिल हो जाएगा जो कि मसनूई जहानत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेली सर्जरी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक स्पेशलिस्ट सर्जन जो मेन सेंटर में बैठा हुआ है वो रूरल एरिया में या किसी और सेंटर में जहाँ पेशेंट हो, जहाँ एक और सर्जन उसको एसोसिएट सर्जन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो रोबोटिक आर्म्स कनेक्ट कर दे तो वो टेक्नोलॉजी उसको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को भी आने की ज़रूरत नहीं है और वो सर्जरी हो जाएगी। तो रोबोटिक के एडवांटेजेस में पेन बहुत कम है, रिकवरी बहुत फास्टर है। तो हमारा इवेंचुअल एम ये है कि हम कोई ऐसी पर्टिकुलर सर्जरी जिसकी टेक्निक वहाँ ना हो वो हम कराची से बैठ के सक्खर या लाड़काना में रोबोटिक सर्जरी थ्रू करें। पाकिस्तान में रिमोट सर्जरी के लिए जिन्ना अस्पताल कराची में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तेज़ रफ्तार इंटरनेट और मसनूई जहानत के ज़रिए अब बैरून मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के सर्जन अंदरून मुल्क के दूर दराज इलाकों में मौजूद मरीज़ों का ऑपरेशन कर सकेंगे। और इसके लिए तेज़ रफ्तार इंटरनेट के उसूल के लिए एक मंसूबे पे भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद जिन्ना अस्पताल कराची उन जदीद तरीन अस्पतालों की सिर्फ में शामिल हो जाएगा जो कि मसनूई जहानत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और डॉक्टरों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये जो टेली सर्जरी है ये जो है शोबा तिब की एक इनकलाबी पेशरफ्त साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया दुआ आपने मुझे मौका दिया। देखिए, टेली सर्जरी जो है इसको रिमोट सर्जरी भी कहते हैं और बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप जैसे पहली टेली सर्जरी 2001 में हुई थी तो सर्जन जो था वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ था और पेशेंट जो था वो स्ट्रासबर्ग फ्रांस में था। तो आप सोचिए पूरा ओशन बीच में था, 10,000 मील कम से कम होंगे, 8,000 मील। उस सर्जन ने वहाँ बैठ के एक कोलिसिस्टेक्टमी यानी पित्ते का ऑपरेशन जो है वो न्यूयॉर्क से अपना इंस्ट्रूमेंट चला रहा था और दूसरा सर्जन जो स्ट्रासबर्ग में था जो एसोसिएट सर्जन कहलाता है, तो एक रोबोटिक सिस्टम न्यूयॉर्क में लगा हुआ था, एक रोबोटिक सिस्टम स्ट्रासबर्ग में लगा हुआ था। लेकिन वो जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है उसकी वजह से न्यूयॉर्क वाला सर्जन रियल टाइम में ऑपरेट कर रहा था उस मशीन के ऊपर। तो ये पहली टेली सर्जरी हुई थी। तो अब उस बात को भी 24 साल हो गए। अब 24 सालों में टेली सर्जरी की एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट कि रोबोटिक सिस्टम दोनों तरफ होना चाहिए और वो कंपैटिबल होना चाहिए, या तो एक ही कंपनी का हो या कंपैटिबल हो, हाई स्पीड कनेक्शन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी जो है हम इसको अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर रहे कि जो कनेक्टिविटी है वो वैसे ही प्रॉब्लम बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों में तो मैं देख रहा हूँ कि फ़ोन बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहे। सो वो स्पीड जो रिक्वायर्ड है वो अभी है नहीं हमारे पास। मे बी जब 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कम से कम 5G कनेक्शन, क्योंकि रियल टाइम में अगर लैग आधे से 1 सेकंड से ज़्यादा आ रहा है तो वो पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है। टेली सर्जरी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक स्पेशलिस्ट सर्जन जो मेन सेंटर में बैठा हुआ है, जो एक किसी पर्टिकुलर सर्जरी में वो रूरल एरिया में या किसी और सेंटर में जहाँ पेशेंट हो, जहाँ एक और सर्जन उसको एसोसिएट सर्जन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो रोबोटिक आर्म्स कनेक्ट कर दे तो वो टेक्नोलॉजी उसको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को भी आने की ज़रूरत नहीं है और वो सर्जरी हो जाएगी। सो दोनों जगह टेक्नोलॉजी, जो सर्जन है वो ट्रेंड होना चाहिए जो कर रहा है वो अपनी पर्टिकुलर, लेकिन जो दूसरा रिमोट सर्जन है जो दूसरी साइड पर बैठा है उसको भी ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से वो ऑपरेशन नहीं कंप्लीट हो सके तो वो कम से कम सर्जरी तो कंप्लीट कर सके। एडवांटेजेस इसके बेइंतहा हैं। आप ये सोच सकती हैं कि अभी फ़िलहाल चाइना में ये रेगुलरली हो रही है उनके 18 सिटीज़ के अंदर, और वो तकरीबन एवरेज डिस्टेंस जो है वो 2500 से लेके 4000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे वो टेली सर्जरी कर रहे हैं। और इसके अलावा अमेरिका में भी हो रही है, इंग्लैंड में भी हो रही है, फ्रांस में भी हो रही है। सो हमारा भी इवेंचुअल एम ये है कि अब रोबोटिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस हुए 2 साल हो गए। अगर आप सिंध की सूरत हाल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कम से कम 5-6 सेंटर्स डेवलप हो गए हैं, जिसके अंदर SIUT है, जिन्ना अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है यानी डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, गम्बट है, अब लुम्स को भी रोबोटिक सर्जरी इक्विपमेंट मिलने वाला है, सक्खर में है, लाड़काना में है। तो हमारा इवेंचुअल एम ये है कि हम कोई ऐसी पर्टिकुलर सर्जरी जिसकी टेक्निक वहाँ ना हो वो हम कराची से बैठ के सक्खर या लाड़काना में रोबोटिक सर्जरी थ्रू करें। रोबोटिक सर्जरी मुझसे पूछें आपके डेवलप क्यों की गई थी? जब ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस टूर्स पे जाते थे तो उनको कोई इमरजेंसी में सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो वो जो इक्विपमेंट डेवलप किया गया था वो बेसिकली उस पर्पस के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, कि अगर कोई किसी को अपेंडिक्स हो जाए या कोई सर्जिकल प्रॉब्लम हो जाए तो ज़मीन पे बैठ के सर्जन उस
खिलाई जहाज़ में या खिलाई मिशन को ऑपरेट कर सकता है। सो ये उसकी इब्तिदा थी, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले। उसके बाद से रोबोटिक सर्जरी में अगर आप देखें तो अब JPMC में तकरीबन 700 पेशेंट हो चुके हैं। हमने 2 साल पहले शुरू किया था और रिसेंटली अभी हमने ब्लैडर का ट्यूमर निकाला है। जो करंट डेटा है, मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, तो रोबोटिक के एडवांटेजेस में पेन बहुत कम है, रिकवरी बहुत फास्टर है। और अभी जो रीसेंट पेपर मैंने पढ़ा है कि जो रेक्टल कैंसर्स हैं या बड़ी आंत के ट्यूमर्स हैं, उसमें जो रोबोटिक सर्जरी की रिकरेंस है वो बेइंतहा कम है कंपेयर टू लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जैसे ही हमें वो कनेक्टिविटी मिले, हम ट्रायल बेसिस पे मॉक ऑपरेशंस करके फिर जल्द से जल्द पहला ऑपरेशन करें। सो यही टेक्नोलॉजी अगर वहाँ सक्खर में जो उनका सेंटर है वहाँ पे की जाए, तो बजाय इसके कि सर्जन ऑल द वे जाए, उनके सर्जन को ट्रेन करके और बाद में यहाँ से सर्जन बैठ के वहाँ ऑपरेट कर सकते। और हम ये, मैं समझता हूँ टाइमलाइन के हिसाब से कि अगर सैटेलाइट इंटरनेट आ जाता है जो अगर कंपेस, तो हम मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर पहली रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म कर सकें। हमारा दूसरे सेंटर से कोलैबोरेशन ज़रूर है और हम कोशिश करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को सिंध के जो फार ऑफ एरियाज़ हैं वहाँ से पेशेंट्स का कंबट या सक्खर या नवाबशाह आना आसान है, बजाय इसके कि वो कराची आएँ ये ऑपरेशंस करें। रिमोट सर्जरी ने दुनिया भर में इलाज को आसान, तेज़ और महफूज बना दिया है और अब ये तब्दीली पाकिस्तान का भी रुख कर रही है।